नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे और साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, विकास विकास प्रक्रिया के दौरान हमारी आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी आनुवंशिकता और प्रभाव के कारण हम सभी लोगों का विकास अलग अलग होता है। ठीक, जिसके कारण से हम सभी शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व के आधार पर अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। इसी भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन का वैज्ञानिक क्रम कब से प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का वैज्ञानिक क्रम सर फ्रांसिस गाल्टन से प्रारंभ माना जाता है। इन्होंने 1889, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, 69 नहीं होगा, यहाँ पे 89 होगा, 89। 1889 में हेरिडिटरी जीनियस अर्थात आनुवंशिक बुद्धि पुस्तक लिखकर बुद्धि के आधार पर लोगों के बीच के अंतर को समझने का प्रयत्न किया। सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकता को समझने के लिए और समझाने के लिए इन्होंने अध्ययन किया और हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक की 1889 ईस्वी में रचना की और उसमें व्यक्ति विभिन्नता को समझाने का प्रयास किया था। आपको बता दूं कि सर फ्रांसिस गाल्टन की जो पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस है, ये कई एग्जामों में पूछी जाती है। टीचिंग का किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या टी ट्रिपल एच बी, यानी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें साइकोलॉजी में इसके अंतर्गत इनकी पुस्तकों को पूछा गया है। आपको बता दूं कि 6 जनवरी 2019 को 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती में इस पुस्तक को पूछा गया था। और हाल ही में जो अभी यूपीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ है 28 नवंबर 2021 को, जिस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, उस एग्ज़ाम में भी इस पुस्तक के बारे में पूछा गया था। तो इस पुस्तक को आप लोग इम्पोर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, और इसको देखते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो व्यक्ति विभिन्नता को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अंतःव्यक्तिक विभिन्नता, जो स्वयं के अंदर की विभिन्नताएं होती हैं, और दूसरा होता है अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता, जो 2 लोगों के बीच का अंतर को बताती है। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे शारीरिक विभिन्नता, पहले नंबर पे देखते हैं इसको। और भी विभिन्नताएं हैं, हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। शारीरिक विभिन्नता, हम सभी लोगों का शारीरिक विकास अलग अलग प्रकार से होता है, जिसके कारण हम सभी के शरीर की संरचना, रूप रंग तथा क्षमता में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर संरचना के अंतर्गत कोई लंबा होता है तो कोई कदकाठी में छोटा होता है। ठीक है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। इस प्रकार की शारीरिक विभिन्नता देखने को मिलती है। रूप रंग में आप इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, कोई व्यक्ति सांवला होता है या फिर कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है। हालांकि रूप रंग में भौगोलिक परिवेश का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति या कोई भी देश विषुवत रेखा के जितने ही करीब होता है, वहाँ के लोग उतने ही काले होते हैं। और विषुवत रेखा से आप जितने ही दूर होते जाएंगे, जितने भी अक्षांश रेखाओं से दूर होते जाएंगे, आपको देखने में यह प्रतीत होगा कि लोग धीरे धीरे उनके रंग में निखार या साफ होते चले जाएंगे, जिस कारण से रूप रंग में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा है मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत देखते हैं मानसिक क्षमता का निर्माण मानसिक योग्यता के धारण करने से होता है। जैसे तर्क शक्ति, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति भंडार, इन सब तमाम तरह की विभिन्नताएं मानसिक विभिन्नताएं के अंतर्गत आती हैं। जैसे तर्क शक्ति, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी समस्या को किस तरह से लॉजिकली रूप से उसे सॉल्व कर देता है, ये मानसिक तर्क शक्ति
उसकी विभिन्नता को दर्शाती है। जैसे कोई व्यक्ति जल्दी हल कर लेता है किसी समस्या को, कोई नहीं हल कर पाता है, कोई देर से करता है। ये तमाम तरह की विभिन्नताएं मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत आती है। चिंतन, किसी प्रकार की समस्या या परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति कैसे चिंतन करता है, किस तरह से कोई डिसीजन मेकिंग करता है, किसी प्रॉब्लम को किस तरह से कितनी जल्दी सॉल्व कर देता है, कोई देर से सॉल्व करता है, कोई जल्दी सॉल्व कर देता है। इसको मैथमेटिक्स का भी लेके देख सकते हैं, कोई भी सवाल हो उसको कितना जल्दी कोई व्यक्ति हल कर देता है, कोई कितनी देर से हल करता है। ये उसकी मेंटेलिटी, सॉरी वो ये उसकी मेंटली डिफरेंसेस को दर्शाता है। स्मृति भंडार, स्मृति भंडार के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति किसी भी पाठ्यक्रम को कितना जल्दी लर्न कर लेता है, कोई कितनी देर में लर्न करता है, इस प्रकार की विभिन्नताएं हमें मानसिक रूप से देखने को मिलती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं और कौन कौन सी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। अब रुचियों की विभिन्नता, रुचियों की भिन्नता में देखते हैं, हम सभी लोगों की रुचि अलग अलग होती है। जैसे बच्चों के संदर्भ में बात करें तो किसी की रुचि कला में, तो किसी की रुचि विज्ञान में, किसी की भाषा में, तो किसी की सामाजिक भाषा में होती है। ठीक है, इसमें जैसे कोई व्यक्ति विज्ञान पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आता है, किसी को भाषा में रुचि आती है पढ़ने में, किसी को सामाजिक भाषा में, जैसे किसी से बातचीत करना बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार के उसको इसमें इंटरेस्ट होता है, जिसके किसी व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट होता है, यानी उसके अंतर्गत सारी चीज़ें के मतलब उसके अंतर्गत उसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं चौथे नंबर पे संवेगों में भिन्नता। हम सभी के संवेग अलग अलग होते हैं। जैसे कोई स्वभाव का चंचल होता है, कोई शांत होता है, अर्थात शांत स्वभाव का होता है, हमेशा कोई प्रसन्नचित्त रहता है तो कोई हमेशा उदास रहता है। यह सभी विभिन्नताएं हमें लोगों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्तित्व में विभिन्नता। हम सभी के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। जैसे कोई अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, तो कोई उभयमुखी व्यक्तित्व का होता है। ये सब विभिन्नताएं व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व के आधार पर पाई जाती है। हालांकि व्यक्तित्व एक अलग चैप्टर है, उसको हम लोग व्यक्तित्व के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग विभिन्नता के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी विभिन्नताएं व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद छठे नंबर पे आती है लैंगिक विभिन्नता। लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के रूप में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, अब देखते हैं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की विभिन्नता। ठीक, सभी लोगों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं होती है। तो कोई निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का हो सकता है, तो कोई उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का। वास्तव में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रभाव बुद्धि पर अवश्य पड़ता है, किंतु मनोविज्ञान में इस प्रभाव को नगण्य माना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी समाज में किसी व्यक्ति की अगर आर्थिक रूप से अगर वह मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है, तो उसे किसी भी प्रकार की जो भी उसे ज़रूरत है वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, अच्छी प्रकार उसकी कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी आवश्यकता हो, हर प्रकार की उसे जो भी संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी उसे ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अगर अच्छी नहीं है, तो उसे जो भी आवश्यक दैनिक वस्तुएं होती हैं, जैसे शिक्षा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, उसे नहीं उपलब्ध होंगी, जिस कारण से उसका विकास जो है पीछे रह जाएगा। तो वास्तव में तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनोविज्ञान में इस प्रभाव को नगण्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि अगर इसके प्रभाव को अगर नगण्य न माना जाए तो जो वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की नींव है वह ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए इन सभी प्रभाव को हम लोग नगण्य मान करके शिक्षण कार्य अपने कक्षा कक्ष में करेंगे, क्योंकि हमारे कक्षा कक्ष में कई प्रकार की पृष्ठभूमि से बालक आएंगे। उनके अंदर सामाजिक, आर्थिक और उसके बाद उनके व्यवहार में हर तरह की विभिन्नताएं आपको देखने की क्लासरूम में मिलेगी। वो विभिन्न संस्कृति से आएंगे, विभिन्न धार्मिक रूप से उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होंगी। यानी इन सभी पृष्ठभूमियों की हमें अवगत होने के बावजूद उन्हें समावेशी शिक्षा की अकॉर्डिंग हमें उनके साथ एक समन्वय के साथ, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के साथ
लोकतांत्रिक रूप से हमें टीचिंग करनी पड़ेगी, ताकि किसी भी प्रकार की भेदभाव उनके साथ न हो सके। इन सब विभिन्नताओं को हम जब जानेंगे तभी तो हम लोग एक शिक्षण कार्य अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक है, तो इन सब भिन्नताओं को हम लोग अच्छी तरह से समझ कर, देख करके हमें उन सभी के भावी विकास के लिए प्रयास करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।